अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। पिछले 2 लेक्चर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है वो देखे होंगे और एंजॉय भी किया होगा। लेकिन मैंने नोट किया है अभी तक किसी स्टूडेंट ने कोई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जिसकी दो ही वजह मुझे नज़र आ रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि या तो सबको समझ आ रही है, वो कि बड़ी अच्छी बात है, अच्छा साइन है। लेकिन दूसरी जो वजह है वो ये है कि या तो फिर आप टाइम को किल कर रहे हैं, जो कि टाइम ज़ाया करने के मुतरादफ है। ये बात ठीक नहीं है। आपने जो भी इसको सुना उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है कि क्या आज आपने पढ़ा, अपने आप से पूछना है और उसको लिखना है, नोट्स बनाए उसके। नहीं समझ आती दोबारा लिखे, इस तरह आपको भूलेगा नहीं। और रोज़ाना का काम रोज़ाना आपने करना है, कहीं ये बात ना हो कि जी एंड पे जाके जब आप जो है वो तैयारी कर लेंगे, उस वक्त नहीं होता। ये हम एक पढ़ा करते थे इंग्लिश में, जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते थे, तो उसमें एक स्टोरी होती थी, या ऐसे कह लें होता था, उसमें लिखा होता था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, उसका ये टॉपिक था। तो यही है, सारा साल वो टाइम ज़ाया कर देते हैं और एंड पे जाके उसको तैयारी करने की कोशिश करते हैं, और एंड पे जाके वो तैयारी सही तरह से नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। उम्मीद है आप इसे सबक सीखेंगे और आइंदा उसको सही कंसंट्रेशन के साथ सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप कोई क्वेश्चंस भी जो है वो पूछेंगे, जिसका मुझे बहुत जो है इंतज़ार रहेगा और बहुत खुशी होगी, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। चलें, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछला जो लेक्चर है, जो कि सेकंड लेक्चर, उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी डाटा और इंफॉर्मेशन का तकाबली जायज़ा, उसमें फ़र्क क्या है। उसमें 3-4 मेन फ़र्क मैंने बताए थे, बाकी जो उसमें 17-18 के करीब जो है आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, वो उनका मतलब कमो बेश एक जैसा ही। तो मैंने सिर्फ वो पॉइंट लिए जो यूनिक थे और जो इम्पोर्टेंट थे। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में हमने ये मेन फ़र्क पड़ा था कि डाटा इनपुट है, इन्फॉर्मेशन आउटपुट है। डाटा आज़ाद होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन का निसार डाटा पर होता है। डाटा जो है वो गैर मुनज़्ज़म होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मुनज़्ज़म होती है। डाटा की बुनियाद के ऊपर हम कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, जबकि इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर हम बेहतर फ़ैसला जो है वो ले सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डाटाबेस, यानी डाटाबेस की एक जामिया डेफिनेशन जो है हमने पढ़ी थी कि डाटाबेस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर। ये वाली बात बड़ी जो है इंपॉर्टेंट मैंने की थी, मुनज़्ज़म का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है। टेबल की शक्ल में मुनज़्ज़म अंदाज से डाटा स्टोर किया जाता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े डाटा, तो उसको हम दोबारा आसानी से हासिल कर सकें। फिर हमने पढ़ी थी काइंड्स ऑफ डाटाबेस। पहली थी मैनुअल डाटाबेस यानी दस्ती डाटाबेस, और दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, जिसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई है। मैनुअल यानी दस्ती डाटाबेस की जो एग्जांपल आपने देखी थी, वो टेलीफोन डायरेक्टरी जो आपके वॉलेट में हुआ करती थी, ABC से लेके Z तक लेटर हर पेज पे अलग-अलग, A से ले फिर B वाले, फिर C का पेज, फिर D का, ऐसे लिखे होते थे। इसमें आप अपना नाम या किसी दोस्त का नाम, रिलेटिव का नाम, जिसका नंबर आप सेव करना चाहते हो, उसका जो पहला लेटर है, मसलन जाहिद है उसका नाम, तो वो जाहिद Z से शुरू होता है, तो वो Z वाले पेज पे जाके लिखेंगे। फिर एक आपका दोस्त, उसका नाम है बाबर, वो आप जो पेज है जिसके ऊपर B लिखा हुआ है, उधर जाके स्टोर करते हैं। इस तरह से कोई भी डाटा ढूंढना आसान हो जाता है। फिर आ जाती इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। इसकी मैंने बेहतरीन एग्जांपल दी थी, जो आप 18 ईयर्स के जब हो जाएंगे तो वो आप नादरा की डाटाबेस में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, और आपके अगेंस्ट एक CNIC यानी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जारी होगा। और इसी तरह तमाम लोगों की, जितनी हमारी आबादी है जो 18 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, उनकी जितनी भी तादाद है, उन तमाम का डाटा उनके पास मौजूद है। जब भी किसी फ़र्द का डाटा उन्हें चाहिए होता है, वो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं। करोड़ों रिकॉर्ड में से वो आसानी से विद इन
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपके सामने जो है वो रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की बेहतरीन एग्जांपल। नेक्स्ट है आज का लेक्चर है मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के क्या फ़वाइद हैं। आपकी बुक के ऊपर जो है वो 18 के करीब जो है वो ये पॉइंट्स यानी या 20 के करीब हो गए ना तकरीबन, यानी 18 पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। मैं जो है वो ये कि आप ज़रा कंफ्यूज ना हो जाए, सारे के सारे पॉइंट्स मैं इस लेक्चर में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ उसके हाफ पॉइंट्स आज पढ़ाऊँगा, यानी पहले 9 पॉइंट्स उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें इंग्लिश ज़्यादा लिखी है। एक तो है कि उर्दू को टाइप करने में टाइम बड़ा लगता है और इतना टाइम नहीं है, मैंने दूसरे लेक्चर भी तैयार करने होते हैं, इस वजह से माइंड ना कीजिएगा। अगर किसी को नहीं समझ आती तो किताब में उर्दू भी लिखी हुई है और इंग्लिश भी लिखी हुई है। डिटेल वैसे उर्दू में है लेकिन जो हेडिंग है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखी हुई। मैं दोनों बोलूँगा और आपको समझ आ जाएगी कि क्या कौन सा पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर आपने बुक ख़रीद ली हुई है तो मेरे पास जो इस बुक का वर्जन मौजूद है उसका 16 नंबर पेज है, उसके ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के फ़वाइद यानी मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। पहला जो इसका पॉइंट है वो है सेंटर प्लेस फॉर डाटा, यानी डाटा का मरकज़ी मुकाम, एक ऐसी जगह जहाँ पे डाटा, सारा डाटा बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे अदारे का जिसके लिए वो डेटाबेस बनाई गई है उसका डाटा स्टोर किया जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? जब एक ही मुकाम पे डाटा स्टोर है तो क्या होगा, वो डाटा सबको एक जैसा मिलेगा अगर वो उसमें से कोई डाटा ढूंढते हैं जो पहले से पड़ा हुआ है। एक जगह का मतलब क्या है? इधर आप क्या समझ रहे होंगे, एक ही कंप्यूटर होगा उस पर, तो बारी बारी उसमें डाटा एंटर कर रहे होंगे, वो एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। एक मेन कंप्यूटर होता है जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ख़रीदते हैं और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो उसके साथ अटैच करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा था तो आपने नाम सुना था मेन फ्रेम कंप्यूटर का या मिनी कंप्यूटर्स का। तो ये वो कंप्यूटर होते हैं जो हैवी कंप्यूटर होते हैं, जो 100, 200 या हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से कंप्यूटर्स को हैंडल करते हैं। तो तमाम लोग जो डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं वो अपने अपने कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, लेकिन उनका कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी मेन जगह जहाँ पे डेटाबेस स्टोर है, सेंट्रल जो प्लेस है, वहाँ पे जाके उनका डाटा उधर से ही एक्सेस होता है और उधर आप उनके कंप्यूटर के ऊपर नमूदार होता है और उधर से वो उसको डाटा को एडिट भी कर सकते हैं, जो जो उनके पास राइट्स हैं, जो जो उनको वो जो है वो सहूलत दी हुई है या उनको जो इजाज़त दी हुई है कि आप डाटा चेंज भी कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं या सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं, ये उनको दी होती है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि हर डाटाबेस का एक DBA होता है। DBA का मतलब क्या होता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा बंदा जो पूरी डाटाबेस का ज़िम्मेदार होता है, वही डिज़ाइन करता है, वही कंट्रोल करता है, वही लोगों को यूज़र नेम पासवर्ड देता है उस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, यानी उस तक पहुंचने के लिए, उस डाटा तक। तो वही लोग सिर्फ जो है वो काम कर सकते हैं जिनको उसने पासवर्ड जारी किया होता है। तो सेंटर प्लेस ऑफ आर डाटा का मतलब यानी मरकज़ी मुकाम के ऊपर डाटा का स्टोर होना, महफूज होना, उसका फ़ायदा ये है कि इस तरह हर शोबे को अलहदा तौर पर डाटा स्टोर करना नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है कि एक ही मुकाम के ऊपर डाटा होता है और वो काफ़ी सारी मुश्किलात से बच जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एंड ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है? बार बार अंदराज करना। किसी डाटा को आपने बार बार अंदराज जो करना है वो उससे आप बच जाते हैं, क्योंकि डाटा एक जगह पे स्टोर है तो उसको डाटा को उसका अंदराज भी एक ही दफ़ा होगा, यानी उसको दर्ज भी एक ही दफ़ा किया जाएगा। ये नहीं कि बार बार, मसलन आपने एक ऐसी डाटाबेस बनाई हुई है जिसमें प्रोडक्ट्स की प्राइस स्टोर है, मसलन आपने कोई स्टोर खोला, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो खिलौने हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई भी है, तो उसमें आप जो है वो क्या करते हैं कि हर एक ही उसमें टेबल बना होगा जिसमें वो सारी प्रोडक्ट्स के नाम होंगे, सारी प्रोडक्ट्स के प्राइस होंगे, वो लिखे होंगे एक ही जगह पे।
ये नहीं कि हर जगह पे आप बार बार उसको लिखना शुरू कर दें। तो एक ही जगह पे डाटा स्टोर होने का फ़ायदा ये है कि आपको डाटा भी एक ही दफ़ा लिखना पड़ता है। फिर आ जाता है अपडेटिंग ऑफ डाटा। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब डाटाबेस की डेफिनेशन में आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर में जो भी आप काम करते हैं वो फाइल की शक्ल में होते हैं। तो फाइल के ऊपर मेरे ख्याल से 4 मैंने जो बताए थे अवामल, वो आप लाजमी करते हैं। ये क्या है कि नया डाटा एंटर करते हैं, फिर उसमें जो है वो चेंजिंग करते हैं, फिर उसमें जो है वो चेंजिंग करके उसको सेव करते हैं या डिलीट करते हैं। तो ये अपडेटिंग ऑफ डाटा का इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि मुकाम जो है वो एक ही है डाटाबेस का, तो उसको डाटा को अपडेट करना जो होता है वो क्या होता है, एक ही दफ़ा आप करेंगे, बार बार तो नहीं ना करें, क्योंकि जगह एक है, डाटा भी एक ही दफ़ा लिखा हुआ है। तो उसको आपने जब चेंज कर दिया तो हर जगह पे जिधर भी वो शो होगा वो उसकी जो नई वाली वैल्यू होगी, जो याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उस्ताद साहब ने अगर आपके नंबर गलत काउंट कर दिए तो वो आप उसमें पेपर रीचेकिंग के दौरान नंबर काउंट करते हैं, तो नंबर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं आपके, 1 2 5 जितने भी हैं, तो उस्ताद साहब को आप बताते हैं, फिर वो आपके नंबर वहाँ पे जाके अपडेट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं डाटा को अपडेट करना। तो जगह एक है डाटाबेस की, डाटा एक ही जगह स्टोर है, उसको जो है वो लिखा भी एक दफ़ा गया है और अपडेट भी एक ही दफ़ा किया जाएगा। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा का क्या मतलब है? डाटा की यकसानियत। जब आप डाटा में कोई चेंज करेंगे, जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल बताई, मार्क्स जो आपके बड़े वो वाली है, कोई और प्रोडक्ट की प्राइस भी आपने बताई। मसलन आजकल आप जाते हैं मुख्तलिफ शॉप पे शॉपिंग करने, तो हर प्रोडक्ट्स की वो प्राइस बढ़ा बढ़ा के बताते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, डाटाबेस भी बनाई हुई है, तो वो भी अपनी प्राइस जो है वो एक जगह पे जाकर उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिधर भी जो है वो उसकी प्राइस लिखी हुई है। तो क्या होगा, एक जगह पे जब वो तब्दीली की है उसने, नेक्स्ट जब कस्टमर उसके पास आएंगे तो ऑटोमेटिक जो मशीन से बिल निकलेगा, ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो सारी डाटाबेस के अंदर के ज़रिए वो आपको एक प्रिंट निकाल के देते हैं, छोटा सा बिल, तो वो हर जगह से नई वाली प्राइस उठाएगा। तो एक जगह पे आपने तब्दीली की तो उसका असर आपको हर जगह पे नज़र आएगा। एक और बड़ी फ़नी सी एग्जांपल मैं दिया करता हूँ इसी पॉइंट पे, वो भी आपको मैं बताता हूँ। मसलन आप एटीएम यूज़ करते हैं, एटीएम आपका बैंक की और अकाउंट है या आप किसी और बैंक की एटीएम यूज़ कर रहे हैं, या एक ही एफर्ट्स करें बैंक में, तो क्या है कि ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर आपके जहन में क्वेश्चन है, या जो बिल्कुल इतने पढ़े लिखे नहीं होते लोग, वो समझ रहे हो कि मैंने इस एटीएम से पैसे निकाले हैं, तो अभी फ़र्ज़ करें उसके बाद 10,000 हैं, तो 5,000 उसने निकाल लिए, तो वो क्या ये समझेगा कि अभी जो इस एटीएम से मैंने निकाले हैं, जिससे मैं पहले निकालता था उसको तो नहीं पता, तो अभी इसका मतलब है कि मैं उधर दौड़ लगा के उधर चले जाता हूँ और उधर से मशीन को तो पता ही नहीं होगा, तो मैं उधर से मज़ीद 10,000 ही हैं, तो उसको तो पता ही नहीं है मशीन को, तो मैं मज़ीद और पैसे यानी 15,000 निकाल लेता या 10,000 और निकाल लेता हूँ। ऐसे नहीं होता। एक जगह पे जब आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं अपने शहर में या किसी और शहर में या उस बैंक में जिधर आपका अकाउंट है, ये एक ही डाटाबेस होती है, आपस में ये एटीएम का नेटवर्क कनेक्टेड होता है। एक जगह पे जब तब्दीली होती है, आपकी हर जगह पे बैलेंस जो है वो अपडेटेड नज़र आता है। ये नहीं होगा कि आप जो है वो एक जगह से निकालें, दूसरी एटीएम को नहीं पता या तीसरी एटीएम को नहीं पता तो आप उधर निकालें, ऐसे नहीं होता। तो जब भी जो है वो आप पैसे निकालते हैं तो एक जगह पे आपका जो बैलेंस चेंज हुआ है वो हर जगह पे यकसा होता है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डाटा, जिसको हम डाटा का मेयार जो है वो कहते हैं। डाटा का मेयार जो है वो क्या है? डाटे का मेयार ये है कि आप जो भी इसमें डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, स्टोर तो आपने कर लिया, फिर उसको प्रेजेंट करना यानी उसको खूबसूरत अंदाज में, कलर्स में, या कलर अगर ब्लैक एंड वाइट भी है तो कोई भी उसका ऐसा फॉर्मेट हो जो दिखने में अच्छा हो। उसमें रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है, उसमें फॉर्म्स का सहारा लिया जाता है, उसको खूबसूरत से खूबसूरत बना के पेश किया जाता है। मसलन जैसे आपने अपना मैट्रिक का जो है वो रिज़ल्ट आया आपका, फिर रिज़ल्ट आने के बाद आपको उसकी जो सनद जो है वो सर्टिफिकेट जो है जो आपको मिला वो देखें,
फिर आपको अब ये जब पास कर लेंगे, ये सेकेंड ईयर पास कर लेंगे, फिर भी आपको एक खूबसूरत सी सील बोर्ड की उसके ऊपर लगी होगी, आपकी तस्वीर लगी होगी, बड़ा प्यारा सा उन्होंने बना के आपको एक सर्टिफिकेट दिया होता है। तो ये सारा इसी डेटाबेस में किया जाता है, फिर उसकी प्रिंटिंग की जाती है। इसी तरह की डेटाबेस होती है, स्टूडेंट्स की बनी होती है बोर्ड के पास और वो प्रिंटिंग की जाती है। तो इसको हम कहते हैं डाटा का मेयार, स्टैंडर्ड ऑफ डाटा। फिर आ जाता है डाटा की तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वही बात जो मैंने डाटाबेस की डेफिनेशन में बताया था कि डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर एक बेहतरीन तंजीम के साथ जो है वो स्टोर किया जाता है, मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर स्टोर किया जाता है, और उसमें आपस में रब्तो ज़ब्त पाया जाता है, यानी आपस में उनका रिलेशन होता है, ताल्लुक़ होता है। डाटा को पेश करने के लिए फॉर्म रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है, जहां पर मुनज़्ज़म तरीके से डाटा पेश किया जाता है। यहाँ पे जब डाटाबेस आप बनाएंगे, जब मैं आपको डाटाबेस का प्रैक्टिकल करवाना शुरू करूँगा, तो उसमें सिर्फ एक डाटाबेस में एक टेबल नहीं होता, उसमें बेतहाशा जो है वो टेबल होते हैं। जितने आपके चीज़ें जिसके बारे में आपने डाटा स्टोर करना है, उसका अलहदा टेबल बनेगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कॉलेज की ही डाटाबेस बनानी है, तो उसमें क्या किस किस के बारे में डाटा हो सकता है। पहले तो स्टूडेंट्स हैं, फर्ज करें स्टूडेंट किस क्लास के हैं। मसलन आपकी यहाँ पे क्या है, डी काम भी है, उसके भी 2 सेक्शन है, डी काम 1, डी काम पार्ट 2, फिर आई काम है, आई काम पार्ट 1, आई काम पार्ट 2, फिर बी काम है, उसके भी 2 पार्ट हैं। तो इस तरह से ये 6 क्लासेस जो है वो बनी, उनके सेक्शन भी आगे हो सकते हैं, उनको अलहदा टेबल में सेव किया जाएगा। फिर टीचर्स आ जाते हैं, टीचर्स का अलहदा टेबल बनेगा, एम्प्लॉयज़ सारे जो है टीचर्स इसमें शामिल हैं, तो उनका अलहदा टेबल बनेगा। फिर अगर लाइब्रेरी आप देखते हैं, अगर कॉलेज की है, उसमें क्या बुक्स पढ़ी हैं, उसका अलहदा जो है वो टेबल बनेगा, बुक्स का अलहदा बनेगा। यानी तो इस तरह से एक टेबल नहीं होता, जब एक से ज़्यादा टेबल होते हैं तो उनको आपस में क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप उनका बनाना पड़ता है, तल्लुक बनाना पड़ता है, और फिर आप एक वक्त में डाटा एक से ज़्यादा टेबल में से उठा सकते हैं। मसलन एक स्टूडेंट ने लाइब्रेरी से कौन सी बुक ली, वो डाटाबेस में स्टोर है, तो इसमें 2 टेबल जो है वो इन्वॉल्व हैं, एक स्टूडेंट का और एक लाइब्रेरी का। तो जो बुक उसको असाइन हुई होगी, वो उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, दोनों टेबल से उठा के एक टेबल में रख के आपके सामने आ जाएगा, इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है। तो इस तरह से डाटा की इस तरह से तंजीम होती है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर आ जाता है सिक्योरिटी का निज़ाम। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत सख्त होता है। जो बंदा डाटाबेस को डिज़ाइन करता है, बनाता है, जिसको मैंने कहा DBA, जिसका मतलब है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी डाटाबेस का इंतज़ाम करने वाला, डाटाबेस का मुंतज़िम जो होता है, वो तमाम अफराद जो डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं उनका डाटा देखने और पढ़ने की उसको इजाज़त देता है, और इस तरह कोई फ़र्द अपने फ़ायदे के लिए डाटाबेस में तब्दीली नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया कि ये जो DBA होता है, ऐसा बंदा होता है जो आपकी डाटाबेस को डिज़ाइन और कंट्रोल करता है, और वो तमाम लोग जो डाटाबेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो उनको यूज़र नेम उनके बना के देता है, उनके पासवर्ड बना के देता है, फिर उनको बताता है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या आप डाटा को पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, या उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कौन सा टेबल दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इजाज़त जो है वो उनको हर एक बंदे की डिफरेंट होती हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। फिर वो डाटा का जो है वो इंतज़ाम व इंसराम करता है। अगर ऐसा ना हो, फिर तो कोई भी डाटाबेस को खोल के कोई भी डाटा उधर से वो चेंज करे कोई चीज़ उधर से, और वो फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक ऑफ हो गया, उसका उसमें रिकॉर्ड नहीं है डाटाबेस में, हो सकता है फिर वो स्टूडेंट को डाल दे दूसरा बंदा आके, तो ऐसे नहीं होता। तो इस तरह से डाटाबेस की जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो बहुत सख्त होता है। फिर आ जाता है राजदारी, ये उससे ही मिलता जुलता है। जब हर एक शख्स जिसने जो है वो डाटाबेस को इस्तेमाल करना है, जिसको हम कहते हैं, ये सिक्योरिटी का लफ्ज़ ही अब आया सिक्रेसी, राजदारी जिसको आप कहते हैं। जब सिक्योरिटी होगी तो राजदारी भी होगी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि किसी ने भी अगर कोई डाटा जो है उसमें कोई काम करना है, तो वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के करेगा।
और इस तरह से क्या है कि वही बंदे सिर्फ काम कर सकते हैं जिनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। गैर मुतलका अशखास यानी गैर मुतलका बंदे वो डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी जो डेटाबेस है वो सिक्योर है और आपका काम वहाँ पे राजदारी से हो रहा है। कोई गैर मुतलका शख्स वहाँ पे आके आपका डाटा ख़राब नहीं कर सकता। फिर आ जाता है इजी टू सर्च डाटा, एंड वाला पॉइंट। ये डेटाबेस की डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होती है इसमें डाटा जो है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके सामने जो है वो आ जाता है। जैसे नादरा डेटाबेस है उसकी मैंने जो है वो आपको एग्जांपल दी। करोड़ों रिकॉर्ड में से आप जो है वो किसी ख़ास बंदे का रिकॉर्ड, कई टेराबाइट में ये डाटा होता है, तो उसमें से ख़ास बंदे का रिकॉर्ड आपको विद इन सेकेंड जो है वो मिल जाता है। तो ये था आज का लेक्चर आपका। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आपने उस पॉइंट का नाम नोट करके मुझसे पूछ लेना है, उर्दू में या इंग्लिश में, जो भी आप समझें, और मैं कमेंट सेक्शन में आपने इस लेक्चर के लिखना है। वही जो अब मेरा यूट्यूब चैनल है उसी के ऊपर जो है वो ये थर्ड लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।